Hello students, in the last class I already explained you about the Rutherford's nuclear model. हमने उस क्लास में देखा था कि रुदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल दिया था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे. क्या ड्रॉबैक था कि रुदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. उसने बोला था कि एटम अनस्टेबल होता है एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स लॉ वो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो अपनी एनर्जी लूज़ करते जाते हैं और एनर्जी लूज़ होने के कारण, डिक्रीज़ होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लास्ट में जाके न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाते हैं. न्यूक्लियस के ऊपर वो बम्बार्डिंग होता है और वो न्यूक्लियस में एंटर हो जाते हैं, है ना. तो उन्होंने अनस्टेबल बताया था, बट उनके जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम किया गया या उस ड्रॉबैक को दूर किया गया by the Niels Bohr. So in this topic we will discuss about the Bohr stable orbit atomic model which is explained in 1913. The Niels Bohr is a Danish scientist. ये Danish scientist है जिन्होंने रुदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको दूर किया, बिकॉज उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं ये अनस्टेबल नहीं होता, दिस एटम इज़ अ स्टेबल. सिर्फ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उसको छोड़कर जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके एटम अनस्टेबल होते हैं. दैट्स व्हाई दे एमिट द रेडिएशंस, मतलब जो रेज फॉर्म करते हैं. बट उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम कैसे होते हैं, स्टेबल. अब हम देखेंगे इस टॉपिक में उन्होंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पर हम कुछ निल्स बोर के पोस्टुलेट्स को स्टडी करने वाले हैं. पोस्टुलेट्स मतलब जैसे मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना. तो उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था निल्स बोर का, कि निल्स बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द, यहाँ पर उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस, जैसे ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर में. यहाँ पर अपन बोर्स का स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर जो सेंटर में है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके जो हमने यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाई हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज़ नोन एज अ ऑर्बिट. हम इसको ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, ठीक है. कॉन्सेंट्रिक जो है, एक मिनट ना, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक जो रिंग्स है इसको हम ऑर्बिट या हम इसको शेल, है ना, शेल या ऑर्बिट बोलते हैं. तो जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कुछ स्पेस के बाद में वी विल ऑब्जर्व द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. ओके, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इज नोन एज अ ऑर्बिट या हम इसको शेल बोलते हैं. जैसे आपको पता है कि जो सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट्स हैं वो एक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. इन द सेम मैनर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है ना, वो क्या करते हैं वहाँ पर न्यूक्लियस के आसपास पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. तो पहला वाला पोस्टुलेट क्या हुआ उसका, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट या कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स दैट इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक सर्कुलर ऑर्बिट में. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होते हैं. देन सेकेंड पोस्टुलेट क्या है निल्स बोर का, कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक उसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट होती है. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कैसे रहेगी, उस ऑर्बिट में कांस्टेंट रहेगी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है. जैसे वो अभी मैं इसके पहले थोड़ा सा हम पहले ये शेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते. ये ऐसे तो हम और भी इसको डिस्कस करने वाले बाद में, पर फिर भी पहले मैं आपको ये शेल्स बता देती हूँ कि जो ऑर्बिट्स है या जो शेल हैं तो निल्स बोर ने क्या किया था, उसको पर्टिकुलर नंबर्स दिए थे. तो इनर टू आउटर, अगर हम इनर टू आउटर जाएंगे तो जो फर्स्ट शेल है, मतलब जो फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट है उसको
अगर हम नंबरिंग की बात करते तो 1 और फिर सेकेंड को हमने 2, देन 3, 4, ऐसे नेल्स बोर ने इसको नंबरिंग दी फ्रॉम इनर टू आउटर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ अगर हम जाए तो 1, 2, 3, 4 ऐसे उन्होंने नंबरिंग दी। अब उसी को अगर अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो उसको रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट जो शेल थी है ना, फर्स्ट जो शेल है उसको क्या किया, कौन सा नाम दिया, के, अल्फ़ाबेट कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया, के। देन जो सेकेंड शेल है, आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड शेल है उसको, जो सेकेंड शेल थी है ना, उसको उन्होंने के एल, देन सेकेंड को एल से रिप्रेजेंट किया। फिर जो थर्ड शेल है, यहाँ पर देखो जो थर्ड शेल है ना, उसको एम ये लेटर से रिप्रेजेंट किया। देन जो फोर्थ शेल है ना, जो फोर्थ शेल है उसको एल। तो आपको याद रखना है, सॉरी इसको ये एन आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट शेल को किससे डिनोट किया है, बाय विच लेटर, सेकेंड शेल को किससे डिनोट किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट शेल है उसको के लेटर से, दैन सेकेंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ का एन, इन दिस मैनर ये जो शेल्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया। अगर आप हायर क्लासेस में देखोगे तो अप टू द 7 शेल तक, 7 जो उसके जो पीरियड्स हैं वहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये जो शेल्स है आपको याद रखना है, नंबर्स को और उसके लेटर्स को। अब बात कर रहे थे हम नेल्स बोर के पॉस्टुलेट्स की। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है कि अगर वो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है या सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन है, जिस शेल में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उस शेल की एनर्जी के, मतलब उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट एनर्जी पे रहेंगे, ठीक है। देन अगर वो सेकेंड में तो सेकेंड के लेवल की रहेगी। फिर थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में और कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लास्ट के 2 ऑर्बिट्स जो है वो वैकेंट होते हैं और इनर ट्रांजिशन में 3 लास्ट शेल्स जो है या ऑर्बिट्स जो है वो वैकेंट होते हैं। तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल में है और ये अगर जंप करके सेकेंड में जा रहा है या थर्ड में जा रहा है या है ना, तो सेकेंड शेल में जा रहा है या थर्ड शेल में जा रहा है, तो यहाँ पर जो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन which is closer to nucleus, इसकी एनर्जी कैसी होती है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोजर है तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है, लो, तो उसकी एनर्जी लो रहती है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फोर्थ शेल में जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, विच इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, लास्ट ऑर्बिट हो या जो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेंगी, ये क्लोजर है, और जो एट अ डिस्टेंस या दूर होता है तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है, हाई रहती है ना। तो अब एक एग्जांपल कि हम जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है और जो फर्स्ट बेंच में बैठे हुए बच्चे हैं वो क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। क्यों? और उनकी एनर्जी कम रहती है, वो उनकी एनर्जी कम है इसलिए वो इनएक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर की नज़र में रहते हैं। तो यहाँ इसका टीचर कौन है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है वो कैसे है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। जो फर्स्ट बेंच के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो टीचर की नज़र में होते हैं, टीचर उनको ऑब्जर्व कर रही होती है, तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, हलचल नहीं कर पाते, इनएक्टिव रहते, उनकी एनर्जी लो रहती। और जो आपको पता है जो लास्ट बेंचेस होते हैं, आपको तो आइडिया है लास्ट बेंचेस के बारे में, कभी आप अगर लास्ट बेंच में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट बेंच के जो बच्चे होते हैं हलचल ज़्यादा करते रहते हैं।
है ना, उनको पता है कि अरे टीचर तो हमसे काफ़ी दूर है, क्या कर लेगी टीचर हमारा, तो हम पीछे में हैं, हम मस्ती कर सकते हैं, हम एक्टिव, तो वो कैसे रहते, बहुत एक्टिव रहते, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब उसमें एनर्जी कैसी रहती है, हाई। और जो क्लोज़र रहते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहती है, एनर्जी इसकी लो रहती है, और इसकी एनर्जी कैसी रहती है, वो हाई एनर्जी रहती है, जो दूर रहते हैं, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो लो मतलब इनर शेल टू आउटर शेल में जंप कर रहे हैं, अगर वो इनर शेल से आउटर शेल में जंप कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि पहले उनमें एनर्जी कम रहती है और फिर वो जिस ऑर्बिट में जा रहे हैं, सेकेंड में जा रहे हैं, थर्ड में जा रहे हैं या फोर्थ ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो उस एनर्जी लेवल की जो एक लेवल है एनर्जी का, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके इक्विवेलेंट आ जाते हैं। मतलब अगर फर्स्ट से वो सेकंड में गया तो सेकंड का जो एनर्जी है उसके बराबर वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। ऐसे ही अब इसका जस्ट अपोजिट, जब वो आउटर से इनर, मतलब वो बाहर से, जैसे फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, आउटर, ये क्या था, इनर, है ना, इनर, यहाँ पर ये इनर टू आउटर, ये आउटर जा रहा था, और अब यहाँ पर सपोज ये आउटर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, आउटर टू इनर, है ना, या इनर टू आउटर जा रहा था, तो एनर्जी कैसी हो रही थी, इसकी एब्जॉर्ब हो रही थी, है ना, एब्जॉर्ब हो रही थी, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। और जब ये आउटर से इनर, मतलब बाहर से इनर, कोई बच्चा मस्ती कर रहा है और मैंने बोला कि आप पीछे से उठकर आ जाओ, सामने बैठो, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कैसी हो, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके पास ज़्यादा एनर्जी थी आउटर वाले के पास, अब वो उसको इनर में आ गया, मतलब अंदर आ गया, तो उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, इवॉल्व, मतलब बाहर चली जाएगी, मतलब अब वो उस जिस शेल में आएगा उसके बराबर एनर्जी गेन करेगा। मतलब यहाँ पर पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, अब एनर्जी कैसी होगी, उसकी एमिट होगी, एमिट यानी बाहर निकलेगी, है ना, ये इमिट करेगा, एमिट करेगा एनर्जी। क्लियर, ये याद रखना। ये थर्ड पोस्टुलेट था किसका, नेल्स बोर का। तो अब ये नेल्स बोर के जो मॉडल था, ये जो स्टेबल उन्होंने बताया कि यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल, जिसके कारण वो एटम कैसा है, न्यूट्रल है, बट यहाँ स्टेबल है, क्योंकि वो अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाता है, वो जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिवली चार्ज है, बट इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपना ऑर्बिट छोड़कर नहीं जाते, एटम हमेशा स्टेबल होता है, ये एक्सप्लेन किया। जैसे प्लैनेट जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपना ऑर्बिट छोड़कर नहीं जाते, या अपना जो एरिया है उसको छोड़कर नहीं जाते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पर ये नेल्स बोर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक मॉडल ये बताया है, ठीक है। अब ये तो था नेल्स बोर का, तो ज़रूर नेल्स बोर के बाद भी बहुत सारे मॉडल्स आए एटम्स के ऊपर, है ना, बहुत सारी थेरीज आई, जो क्वांटम मैकेनिज़्म जिसको बोला जाता है, एक न्यू ब्रांच ओपन हुई, क्वांटम मैकेनिज़्म बोला जाता है। इसमें बहुत सारे एटम्स के बारे में, एटम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। Now see what is atomic structure here. जैसे अब जो डाल्टन था, है ना, तो डाल्टन ने क्या किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि डाल्टन ने क्या बोला था कि जो एटम है वो सॉलिड होता है, देयर इज़ नो वी कैन से द स्पेस एंड नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बट बाद में ये प्रूव हुआ कि इनसाइड द एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, है ना, सब एटॉमिक लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम अब पढ़ेंगे कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटम है इसको एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियस, द फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस, है ना, फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। एक काम करती हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ सी द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, द एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मतलब यहाँ पर दो पार्ट में उसको हम स्टडी करते हैं। वन इज
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन, देर इज नो चार्जेस ऑन अ न्यूट्रॉन, दिस आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस के कारण क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियस अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्जेस है ही नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों में पॉजिटिव चार्जेस, ये न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया कि जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो अपन ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन्स बनेंगे और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दिस आर द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज अ न्यूक्लियस। अब वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन जैसे अभी मैंने बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज डिनोटेड बाय द पी। इसको हम पी लेटर से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। और प्रोटॉन को जैसे भी मैंने बताया था आपको कि प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं बिकॉज ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना। तो ये हो गया। अब इसके हम चार्जेस की बात करते हैं। तो प्रोटॉन पे जो होते हैं ना चार्जेस, हमको पता है प्रोटॉन पे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। बट जो प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अपन उसको लिखते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है हम उसको कैसे लिखते हैं, 1 + 1e। ई मतलब होता है जो उसका एलिमेंट्री चार्ज है। ई का मतलब होता है एलिमेंट्री, है ना, एलिमेंट्री। ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज। तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1e मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बट वो कैसा है, 1e मतलब एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है। अब 1e की वैल्यू कितनी होती है, 1e जो है इसकी वैल्यू होती है 1 + 1e। इसकी वैल्यू होती है 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, C फॉर कूलम। तो इसका जो चार्ज होता है 1 + 1e = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना इसका चार्ज होता है। ये हमने किसके बारे में बताया, चार्ज। नाउ द मास। अब मास कितना होता है प्रोटॉन का, C। जो मास है प्रोटॉन का इस जो मैंने अभी बताया कि E मतलब एलिमेंट्री चार्ज। ये जो न्यूक्लियस है उसका एक एलिमेंट्री चार्ज, ये एक यूनिट बोल सकते हैं। और जो क्या बोलेंगे हम, उसका जो मास होता है, मास जो है वो होता है 1u। प्रोटॉन का जो मास है 1u। u का मतलब, अब u है ना, हमको उसको u प्रोनाउंस नहीं करना है, एक्चुअली इट इज़ 1 डाल्टन, है ना, u नहीं बोलना है ना। बहुत सारे लोग इसको u या यूनिट बोलते हैं, ये u प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे 1 डाल्टन। u मतलब क्या हुआ, 1 डाल्टन, हम बोलेंगे इसको 1 डाल्टन। तो इसका मास कितना है, 1 डाल्टन। और 1 डाल्टन की वैल्यू कितनी है, 1 डाल्टन = ये कितना है, 1.66 × -27, है ना, ग्राम। इसको -27 ग्राम, ये इसका क्या हुआ, मास, ठीक है। द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1u। अगर हम इसको देखें तो 1u जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डाल्टन। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो भी क्या होता है, 1 डाल्टन। आपको पता है कि हाइड्रोजन के जो नॉर्मल जो हाइड्रोजन का जो एटम है, नॉर्मल एटम है ना, तो उसमें
प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स अब्सेंट होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है, सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो न्यूक्लियस का जो मास है, अपन पढ़ चुके पहले थ्योरी में, न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है न्यूक्लियस का, कि जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, मास बनता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिलाकर मास बनता है। बट हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए उसका मास कितना रहेगा, 1 डाल्टन। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट नॉर्मल प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, नॉर्मल जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन अब्सेंट रहता है, बाकी न्यूट्रॉन सारे एलिमेंट्स के एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये बात हो गई प्रोटॉन के मास की और चार्जेस की। अब हमको पता है कि जो एटॉमिक, नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। और हमको पता है कि प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ निगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कितने होते हैं, इक्वल। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, चाहे प्रोटॉन को काउंट कर लो, आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। बट डेफिनेशन में लिखते समय आपको यही बताना है कि एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर Z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो Z है हमारा इंग्लिश का, कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द, किसके बारे में हमने स्टडी किया, प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो न्यूक्लियन है या न्यूक्लियस का जो पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज न्यूट्रॉन। Now see the neutron. It is represented by the स्मॉल, जो हम न्यूट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस है उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n बोलते हैं, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल n, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोले हम न्यूक्लियस के अंदर तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। अब इसके चार्ज की बात करते हैं हम, चार्ज, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है, जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो ये कैसा है, न्यूट्रॉन जो होते हैं, है ना, कोई चार्ज नहीं है उस पर। देन उसके बाद में अभी जैसे मैंने बताया था, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स है सब में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब इसका जो मास है इस पर चार्ज तो नहीं है ना, चार्ज, नो चार्ज, चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ठीक है। बट इसका जो मास है, नाउ सी द मास, मास कितना है इसका, इट इज़ इक्वल टू द 1 डाल्टन। इसका मास भी हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है, या आप बोल सकते हैं हम प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है। तो इसका भी मास कितना रहेगा, 1 U। आपको मैंने अभी बताया U नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट करते समय U लिखेंगे, बट इट इज़ डाल्टन, ठीक है। ये क्या हो गया, डाल्टन। तो इसका जो मास है इज इक्वल टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी 1 U और न्यूट्रॉन का भी 1 U, तो इसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर हो। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट था एटम का, न्यूक्लियस। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो सेकेंड पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस जो है वो कौन सा पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट। आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम ड्रॉ की थी कि सेंटर में न्यूक्लियस और उसके आसपास जो सर्कुलर ऑर्बिट है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, वो हम उसमें क्या देख पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ई से, है ना, और इस पे चार्जेस कौन से होते हैं, निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन, ये दोनों इक्वल नंबर से होते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो है ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो चार्जेस हैं, अब इस पे चार्जेस कितने होते हैं, चार्जेस इसके कितने होते हैं, -1e, है ना। अभी मैंने बताया था ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव। 1e मतलब 1 एलिमेंट्री चार्ज, बट विच टाइप ऑफ निगेटिव चार्ज, इक्वल है बट ये निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। फिर अब इसका जो मास है, आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मास। इस पे क्वेश्चंस आते बेटा, अच्छे से आप लोगों को इसको पढ़ना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या करना है, एक चार्ट बना लेना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, और चार्ट फॉर्म में इसको लिख कर पढ़ना है आपको कि इसके अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो कितना होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है लेस देन कितना, लेस देन द हाइड्रोजन। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि 1800 लेस देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 यूनिट। हमको पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 डेल्टन। तो उसके 1800 टाइम्स लेस, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना कम होगा, निग्लिजिबल जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक जैसे हैं। तो जो एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक नंबर अभी हमने बताया विच इज़ रिप्रेजेंट बाय द Z। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर काउंट करेंगे तो भी हमको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर के बारे में, जो हम इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस एंड इट इज़ नोन एज अ एटॉमिक नंबर, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब ये हमने देखा अभी कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अभी हम कुछ ये देखेंगे कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक जो नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर के बारे में। अब एटॉमिक मास देखेंगे और फिर उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो, अब ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, और अभी हम बात करेंगे एटॉमिक मास। हमको पता है एटम का मास कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस में, है ना। इसका कहाँ होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये दोनों का जो टोटल मास है वो क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास जो है वो उसके टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, सिंबल्स में एग्जाम में आता है 2 मास के लिए, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो उसको मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। हमको पता है कि हमने एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ देखो, पहले लिखेंगे सिंबल
जो भी एलिमेंट का हमको एटॉमिक मास और वेट को, मास और नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम उसका सिंबल लिखेंगे और सिंबल लिखने के बाद उसका जो सफिक्स है ना, जो हेड है उसका ऊपर के साइड में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे उसका ए मतलब क्या है, हम ए किसको बोल रहे हैं, एटॉमिक मास को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ए, और सिंबल के नीचे हम क्या लिखेंगे जेड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं लाइक ए कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है ना, इसका सिंबल क्या है, सिंबल आपको सेंटर में लिखना है, जैसे कार्बन का सिंबल क्या है, सी, ये आपने सेंटर में लिखा, उसके हेड पर क्या लिखना है, उसका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, यहाँ पर हमने लिखा 12, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 6। तो आपको पता है कार्बन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये उसका क्या हो गया, प्रोटॉन कितने होते हैं कार्बन में 6 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो भी 6, टोटल कितना हुआ 12, तो उसका एटॉमिक जो मास है वो बन गया 12, और कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं 6, तो वो उसका एटॉमिक नंबर, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कभी आपको मास दिया रहता है तो प्रोटॉन निकालना पड़ता है, न्यूट्रॉन दिया रहेगा और मास दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर प्रोटॉन और मास दिया हुआ है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, उसके ऊपर से आप उसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके।